नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दोस्तों। और आज हम जो देखने जा रहे हैं, टुडे इज 15th ऑफ अक्टूबर और इसी दिन हमारे प्रेसिडेंट, भूतपूर्व प्रेसिडेंट, पीपल्स प्रेसिडेंट, स्टूडेंट्स फर्स्ट चॉइस, और उन्हीं के कारण पूरे विश्व में आज स्टूडेंट दिवस मतलब विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है। यूएनओ ने इसे 2010 में घोषित किया था। इन्होंने हमेशा से एक आत्मनिर्भर भारत की बात कही और उस संकल्पना को इन्होंने वाकई में आगे बढ़ाया भी, राइट। तो देखिए, अनअकैडमी आपको जो है, हम अनअकैडमी के माध्यम से एक तो उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उन्होंने जो बहुत अच्छा काम किया है उसके लिए श्रद्धांजलि है उनको। और मैं तो ये उम्मीद करता हूं कि आज भी काश वो होते तो जो उनका 2015 में ही वॉज नो मोर, 2015 में जब वो नहीं रहे, तो आज भी वो हमारे साथ होते तो शायद इन 5 सालों में, इन आगे आने वाले कई सालों तक अच्छे अच्छे कॉलेजेस, लेक्चर्स में वो पार्टिसिपेट करते और हमारे स्टूडेंट्स को इंसाइटफुल एक दृष्टि प्रदान करते हैं, एक अच्छी नींव के तौर पे काम कर रहे थे। तो देखिए, आत्मनिर्भर भारत का सपना उन्होंने कैसे संजोया, किस प्रकार से विजन 2020 पर उन्होंने बात करी और भारत को क्यों पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो जाना चाहिए। खासकर जो अभी जो वर्तमान में महामारी चल रही है, यदि वाकई में इसमें काम किया होता तो एपीजे अब्दुल कलाम की बातों को माना जाता तो शायद हम लोग पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो जाते कई दूसरे देशों की तुलना में। यस और नो? तो देखिए, हमेशा से आत्मनिर्भर भारत के, और अब तो हमें आत्मनिर्भर नाम का बजट निकालना पड़ रहा है, वो प्रॉपरली एलोकेट भी नहीं हो पाया है। तो देखते हैं वो कब कैसे क्या करेगा। 20 लाख करोड़ की जो घोषणा हुई थी, तो आत्मनिर्भर भारत का बनना, वर्ल्ड स्टूडेंट डे, और हमारे बीच में आज नहीं है एपीजे अब्दुल कलाम सर, और उन्हीं के आधार पे, उन्हीं के लिए यूएनओ ने डिसाइड किया था 2010 में, 2010 में वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे। तो ये बात आपको उनके बर्थडे पर जरूर याद रखनी है, ठीक है। तो देखिए, अब्दुल कलाम जी जो हैं हमेशा से एक स्वप्न दृष्टा, एक विजनरी लीडर रहे हमेशा। और नॉट ओनली वो एक बहुत ही पुअर बैकग्राउंड से आते हुए उन्होंने देखिए वो कदम, और देखिए सबसे दक्षिणवर्ती स्थान से आ रहे हैं और उसके बाद भी उन्होंने अपनी जगह इतनी अच्छी काबिज की। इस पूरे विश्व में उनका नाम है। वर्ल्ड के अच्छे अच्छे जितने भी कॉलेजेस है वहां पर उन्हें व्याख्यान के लिए बुलाया जा रहा था लगातार, आफ्टर रिटायरमेंट फ्रॉम प्रेसिडेंसी, राइट। उन्होंने ही महामहिम, जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को महामहिम कहा जाता है, इस प्रकार के टर्म से सुशोभित न किया जाए। जब भी उन्हें कभी कुर्सी वगैरह दी जाती थी तो वो एक सामान्य कुर्सी की रिक्वेस्ट करते थे। तो नॉट ओनली ही इज अ नॉलेजेबल पर्सन बट ऑल्सो अ ग्राउंडेड पर्सन, बहुत ही धरातल से जुड़े हुए व्यक्ति रहे हमेशा एपीजे अब्दुल कलाम। यस सर, यस और नो? तो देखिए, उनके कार्यों, उनकी जिंदगी के जो आदर्श मूल्य हैं, जो हाई आइडियल्स हैं, वो हमें आज भी याद करने होंगे। खासकर आत्मनिर्भर भारत का जो भारत में मंत्र दिया, वो एक्चुअल में हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री ने डॉक्टर कलाम को ही स्मरण करते हुए, वो स्वाभाविक था। तो आत्मनिर्भर भारत के लिए उन्होंने विजन 2020, डॉक्टर कलाम ने डॉक्टर YS राजन के साथ मिलकर एक पुस्तक लिखी जिसका शीर्षक था इंडिया 2020, अ विजन फॉर ए न्यू मिलेनियम। एक नए, इस सदी के लिए, इस शताब्दी के लिए एक नया विजन जो भारत को बहुत जरूरी है आत्मनिर्भर बनाने के लिए। आपको इस प्रकार के प्रश्न ऐसे राइटिंग में भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप जो है हिंदी के ऊपर एक कमांड होना आपकी बहुत जरूरी है। तो देखिए, इस पुस्तक में देश में मौजूदा क्षमताओं, देश में जितनी भी मौजूद क्षमताएं हैं उसको विकास करना, यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत को सन 2020 तक विश्व के मानचित्र पर एक सशक्त, सामर्थ्यवान और आत्मनिर्भर बनाने का जो रोड मैप दिया था वो अब्दुल कलाम जी दे चुके थे विजन 2020 में, ठीक है। चलिए, तो देखिए, दूरदृष्टि, एक बहुत ही दूरदृष्टि थी उनकी। वो ये भी चाहते राष्ट्र में स्वास्थ्य, पोषण, चिकित्सा, संचार, कृषि, यातायात, पर्यावरण, उद्योग धंधे, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष विज्ञान, जितने भी ऑल पॉसिबल टेक्निकल एरियाज हैं, वहां पर कहीं ना कहीं सभी क्षेत्रों में एक साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता है। और तभी, जैसे हम लोग आजकल क्वांटम टेक्नोलॉजी, सुपर कंप्यूटिंग, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, राइट,
इन सभी की बात करते हैं, तो एक नए भारत को स्थापित करने के लिए हमें एक तकनीकी कौशल की आवश्यकता होगी, एक नवीन चिंतन की आवश्यकता होगी। तो सुख और शांति का संदेश हमेशा दिया उन्होंने। और 1998 में उनसे एक बार यह पूछा गया कि आप तो बड़े ही सॉफ्ट हार्टेड पर्सनालिटीज हैं, हमेशा आपका हृदय बड़ा ही सुलझा हुआ रहता है, तो फिर आप एक देश के लिए कैसे न्यूक मिसाइल डेवलप कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि भारत की जो क्षमता है उसे भारत को सामर्थ्यवान भी साथ में बनाना जरूरी है, और कोई भी दूसरा देश के लिए हम लोग डेटरेंस बना रहे हैं। हमारा जो पंचशील के सिद्धांत हैं, हम पंचशील के सिद्धांतों को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं, कभी भी हम फर्स्ट अटैक नहीं करेंगे। और कलाम साहब ने यह कहा कि हम लोग किसी देश पर जब अटैक नहीं करेंगे, यदि वो अटैक कर रहा है तो हमें अपने आप को सिक्योर और प्रोटेक्ट करना, यह हमारी पहली प्राथमिकता हो जाती है। यस और नो? तो मैं आपको कुछ बहुत ही ग्राउंडेड टाइप के वीडियोस भी दिखाना चाहता हूं, ताकि आपको उनकी ग्राउंडेडनेस का बिल्कुल क्लियर कट एक चीज पता चल पाए। तो देखिए, दिस इज द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर वीडियो, आपको बड़ा अच्छा लगेगा ये सुनकर। तो देखिए, आपको उनके ग्राउंडेडनेस का इस वीडियो से पता चलेगा, राइट? तो देखिए, आपके लिए एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लाया हूं, ध्यान से सुनेंगे, है ना? You made use the word which many believe is the future for the success of the media, to be aspirational. Thank you, sir. May I say something before the President leaves? Yes. Sir, he wants to respond. Just one thing in response to your question, or the challenge really. It depends on what nation building is. I agree there must be a constructive role for the press, but let's take a concrete example. You have supported nuclear weapons. I am dead opposed to India's nuclear weaponization. Mr. Advani considers the building a Ram temple as a nationalist project. I think it's a highly divisive project. Now, so it depends on what your perception is, what your standpoint is, what your worldview is. Somebody will say, building democracy in Iraq the way Bush and Blair have gone about it is good for the world. We are dead opposed to it. So you can't agree on these things and participate and not be critical or even opposition. No, Mr. Ram, yeah. I don't want to take any of your agenda. You got an agenda, you are meeting, okay? Yeah. But the agenda, what I suggest, that you can calibrate what is the national development. That is 220 million people are below poverty line. So how do you bring them up? So that is the agenda. There may be many development going on agriculture to any subject, but agenda is very clear. 220 million people are below poverty, 22% of the people below poverty line. How do you lift them up? What contribution do you make? That's the issue. That's the issue. Yes. But sir, they don't even read newspapers, they don't watch TV. No, I agree with the President. These are the people who are outside the ambit of television. No, covering deprivation. President, I think the problem is there's no one definition of what nation building should be. No, there isn't agreement. I can use the definition, and I have talked in Parliament also. Give it to us, sir. What is it? What is it? See, you tell us what is your I tell you, because if you want the development of the nation, economic development of the nation is not the end of it. I have defined National Prosperity Index equal to A plus B plus C. A equal to GDP, growth, that is economic development. B is 220 million people. How we are lifting up every year, do we reduce the people below poverty line? Third one, nobody talked about, that's value system. Value system comes from 200 million people, 200 million houses are there. How many houses are joint family? How many of you like joint family system? Lift your hand. How many of you like the joint? You see, so you promote such type of thing. Thank you. तो आपने देखा किस प्रकार से वो वैल्यू सिस्टम की बात कर रहे हैं, कैसे लिफ्ट अप करना चाहते हैं जितनी भी पॉवर्टी लाइन से बिलो लोग हैं उनकी बात कर रहे हैं। और सबसे बड़ी ग्राउंडेडनेस तो आप ये देखिए कि ही एज ए प्रेसिडेंट ही सिटिंग ऑन द फ्लोर एंड दिस ग्राउंडेडनेस, तो कहीं ना कहीं उनकी लाइफस्टाइल से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कई बार हम लोग उदाहरण देते हैं लाल बहादुर शास्त्री का। यस, ही इज ऑल्सो ऑस्टर लाइक एपीजे अब्दुल कलाम सर। तो अब्दुल कलाम जी ने हमेशा एक एग्जाम्पल क्रिएट किया है।
इतने हाई लेवल के साइंटिस्ट, वर्ल्ड लेवल पे उनका नाम आता है, उसके बाद प्रेसिडेंट बनने के बाद ही इज सिटिंग ऑन द फ्लोर एंड ऑल दीज मीडिया पर्संस ये अभी भी बैठे हुए और बात करते हैं। तो देखिए आपको कहीं ना कहीं उनकी हम्बलनेस, तो हमें उनसे बहुत सारे आइडियल्स को साथ में सीखना भी जरूरी है। ये पॉइंट मुझे आपको एक मेंशन करना था। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा आगे कि किस प्रकार से वो स्टूडेंट्स के जवाब को बड़ा पोलाइटली एंड बड़ी वेल मैनर में, बड़े वेरी इंटरेक्टिव मैनर में लेते हैं। मैं बड़ा खुश हूं आज कि मैं उनके बारे में बताता हूं, लेकिन दुखी हूं कि ही इज नॉट विद अस, लेकिन उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा हमारे साथ हैं। तो देखिए आगे हम लोग कुछ बात करते हैं। तो एपीजे अब्दुल कलाम का हमेशा से सपना यह था, ही वांट टू बी अ पायलट, वो हमेशा एक पायलट बनना चाहते थे। लेकिन जब वो वहां गए तो पायलट वाले केस में तो वो रिजेक्ट हो गए थे, वो किसी एयरक्राफ्ट के पायलट बनना चाहते थे, लेकिन उनका सिलेक्शन हो गया था डीआरडीओ में। फाइनली डीआरडीओ में सिलेक्शन होने के बाद में राइट फाइनली देखिए पहले उनका इसरो में सिलेक्शन हुआ और उसके बाद में उनको डीआरडीओ में भी बुला लिया गया। तो भारत के इन टॉप संस्थानों में काम करते हुए, और देख लीजिए जब वो प्रेसिडेंट बने तो ही वाज द सुप्रीम पावर ऑफ ऑल द मिलिट्री राइट, ऑल द आर्म फोर्सेस, उसके वो हेड बने क्योंकि वो प्रेसिडेंट है। और उन्होंने तब अपना जो ये सपना था उसको पूरा किया। तो देखिए सपना हो सकता है कभी आपका बाद में पूरा हो, लेकिन हमें कर्म करते रहना चाहिए। यस और नो? स्कूल के दिन याद आ गए हैं, है ना? चलिए स्कूल के दिन याद आ गए हैं आपको, बहुत बढ़िया। तो कोटि कोटि जनों के लिए, बहुत सारे जनों के लिए हमेशा से आदर्श बने हुए थे। उन्होंने इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम इन्होंने ही चलाया 1983 में, इन्हीं की अध्यक्षता में हुआ, जिसमें हमने 5 मिसाइल्स अग्नि, पृथ्वी, आकाश, नाग और देखिए एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, पटना, ऐसे याद भी रह जाएगा, पटना, है ना? देखिए पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश। तो पटना जो मिसाइल है इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम में इन्होंने बनाया, और इनका पूरा नाम है अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, और ये भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। 2002 में जब एनडीए गवर्नमेंट था उस समय पर अटल बिहारी वाजपेयी जी 90% से ज्यादा वोटों के साथ ये विजयी हुए थे, और 2007 में इन्होंने रिटायरमेंट लिया। ऐसा नहीं है कि ये वहां पर भी इन्होंने अपनी शक्ति प्रदर्शन नहीं किया, इन्होंने भी पॉकेट वीटो का प्रयोग किया है। और एक राष्ट्रपति के तौर पे जो गरिमा होती है कि यदि सदन में कोई गलत बिल आ रहा है तो इन्होंने उसके ऊपर पॉकेट वीटो का भी प्रस्तावना, मतलब वो वाली बात भी इन्होंने रखी वहां पे। तो इन्होंने शक्ति प्रदर्शन में कोई कमी नहीं छोड़ी है, लेकिन शक्ति के साथ साथ में भी ग्राउंडेड रहना राइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, और वो हमें इनसे मिलता है देखने को। तो उन्होंने भारत में मिसाइल्स, सुरक्षा, और उन्होंने कई सारे ऐसे ऐसे उपन्यास लिखे जो वाकई में भारत के जो एक यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए एक सही दिशा देने का काम कर सकता है। और सभी संप्रदाय, किसी भी धर्म जाति के सभी के व्यक्तियों के साथ वो खड़े नजर आए, और कभी भी उन्होंने कभी भी सर्वधर्म संभाव की बात कही है, और वो हर धर्म के साथ दिखते हुए नजर आए, है ना? तो देखिए आप एक भारत के सबसे कोने रामेश्वरम से एक व्यक्ति जो इतना पॉवर्टी लाइन के बिलो होने के बाद भी एक बहुत ही, है ना, और अब एक प्रेसिडेंट के तौर पे उभरे, तो अपने आप में ये इच्छा शक्ति होती है, और हमें भी ऐसी विल पावर को, तो डॉक्टर अब्दुल कलाम से हमें बहुत कुछ सीखने को हमेशा मिलता है। वो कविता भी लिखते थे, वीणा भी बजाते थे, वीणा वाली बात अभी बताने वाला हूं। प्रौद्योगिकी के मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में इसरो के लिए उन्होंने एसएलवीज बनाए, एसएलवीज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, उसके बाद एसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और फिर 1993 में पीएसएलवी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 1993 में, और आपको पता होगा जीएसएलवी 2001 में भारत के अपने जीएसएलवी आए, और कुछ सालों में हमने क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी भी प्राप्त कर ली। तो कहीं ना कहीं हमें यह सीखने को मिलता है कि न सिर्फ टेक्नोलॉजी, उन्होंने प्रेसिडेंसी के साथ साथ भी व्याख्यान अपने जारी रखे बहुत से, और इसीलिए स्टूडेंट्स प्रेसिडेंट, पीपल्स प्रेसिडेंट के नाम से एपीजे अब्दुल कलाम सर को जानते हैं। तो देख लीजिए वीणा बजाते हुए अब्दुल कलाम जी, और उनका बाद में एक जो है एक मूर्ति, एक स्कल्पटर भी निकाला गया। तो देख लीजिए ही वाज आल्सो कविताओं के, राइटिंग के, पढ़ाने के, और इतने बड़े डिवोटी आई हैव नेवर सीन इन माय लाइफ। एक डिवोटी के तौर पे यदि कभी देखा जाए, लाइफ हमेशा उनकी
जो है अनमैरिड रहे और लगातार अपने काम को करते रहे। तो 15 अक्टूबर 1931 को डॉक्टर कलाम का जन्म होता है और देखिए पिता का नाम जैनुलाब्दीन है। 19वीं सदी के मध्य में उनका जो पुश्तैनी घर था वहां रहते थे और शिव मंदिर बिल्कुल पास था और वो नौका यात्रा करवाते थे, धनुष कौड़ी लेकर जाते थे लोगों को, ठीक है, धनुष कौड़ी में रामेश्वर से धनुष कौड़ी लेकर जाते थे वो लोग, ठीक है। अब देखिए उनकी प्राइमरी शिक्षा उन्होंने 1950 में तिरुचिरापल्ली से बीएससी किया और उसके बाद भौतिक विज्ञान जो है उन्होंने महसूस किया कि भौतिक विज्ञान उसका विषय नहीं है और फिर फाइनली उन्होंने MIT मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में दाखिला लिया और उसके बाद में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का विशेष विषय चुनते हुए उन्होंने हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड्स में HAL में HAL में सबसे पहले एक प्रशिक्षु, एक ट्रेनी के रूप में गए और वहां पर देखिए यहां इन्होंने तरह तरह के इंजन्स, पिस्टन और टरबाइन इंजन के रख रखाव पर कौशल सीखा। देखिए कोई भी व्यक्ति महान बनता है तो उसके लिए कहीं ना कहीं शुरुआत बहुत छोटी होती है, लेकिन कदम रखने समय हमको ये सोचना नहीं होता कि हम कभी भी अपने उस दिशा में कदम रखें, तो देयर शुड बी नो कंफ्यूजन। अब देखिए शुरुआत इन्होंने इंजन्स, पिस्टन आज भी हमारी गाड़ियों में होते हैं दोस्तों, 4 स्ट्रोक पिस्टन, 2 स्ट्रोक, तो उनको पढ़ते हुए, रेडियल इंजन्स को पढ़ते हुए, ड्रम ऑपरेशंस को करते हुए फाइनली देखिए वो पूरे दुनिया में भारत का एक इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि उस समय की आवश्यकता हो गया था क्योंकि भारत जैसे देश को कहीं ना कहीं अपनी डेटरेंस, अपने शक्ति संतुलन करने के लिए पाकिस्तान और चाइना से हमें इस प्रकार के प्रोग्राम की बहुत ज्यादा आवश्यकता थी। यस, जय हिंद, जय हिंद। तो देखिए HAL से उन्होंने एक वैमानिकी इंजीनियरिंग बनकर निकले। इनके पास नौकरी के 2 बड़े अवसर थे और देखिए या तो एक अवसर था भारतीय वायुसेना को ज्वाइन करना और दूसरा था रक्षा मंत्रालय को ज्वाइन करना। लेकिन हुआ क्या कि उनका उसमें चयन नहीं हो पाया, रक्षा मंत्रालय में उनका चयन हो जाता है और फाइनली क्या होता है कि उन्हें रख रखाव का अनुभव ऑलरेडी हासिल था और धीरे धीरे क्या होता है वो बहुत ज्यादा इस एरिया में विकास में होवरक्राफ्ट, देखिए भगवान शिव के वाहन के प्रतीक के रूप में होवरक्राफ्ट नंदी का इन्होंने जो है इंजीनियरिंग मॉडल्स, कई प्रकार के इंजीनियरिंग मॉडल्स को प्रस्तुत किया और देखिए यहां पर ग्राउंड इक्विपमेंट मशीन होवरक्राफ्ट का इन्होंने डिजाइन किया। होवरक्राफ्ट का है होवरिंग डिवाइस, वो होता है जो आकाश में गोल घूमती हुई उड़ती है, एकदम क्लियर। अब देखिए अमेरिका के नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा से उन्होंने 6 महीने की ट्रेनिंग की और जब वो 1963 में लौट कर आए तो उन्होंने भारत का पहला रॉकेट, अब देखिए आपको यह बात पता होगी भारत साउंडिंग रॉकेट के मामले में दुनिया का आज भी लीडर है। मतलब साउंडिंग रॉकेट्स क्या होते हैं, लो अर्थ ऑर्बिट में यदि दुनिया का कोई सैटेलाइट भेजना चाहता है तो उसका सबसे ज्यादा परिपक्व मैच्योरिटी भारत देश में ही है और इसी के लिए सबसे पहली बार जो भारत का लॉन्च व्हीकल बना था सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, राइट, और इसी की मदद से सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 की मदद से ही हमने जो है रोहिणी, आपको याद आ रहा होगा रोहिणी को 1980 के अंदर रोहिणी को भेजा था। इससे पहले जो हम लोग उपग्रह भेजते थे वो रशिया की मदद से भेजते थे। आपको याद आ रहा होगा 1975 में 1975 में हमने आर्यभट्ट भेजा था। और SLV सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का और मॉडिफाइड वर्जन बनाया गया है ना, ऑगमेंटेड ASLV ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। उसके बाद आया PSLV, तो हमें एक ग्राउंड प्रदान करने में मदद की। तो कलाम साहब उस समय पर डॉक्टर विक्रम साराभाई उस समय के फर्स्ट जनरेशन के साइंटिस्ट हुआ करते थे। डॉक्टर विक्रम साराभाई की प्रयासों से ही, है ना, VSSC विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, आपने इसका नाम सुना होगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए VSSC कहां पर लोकेटेड है, जल्दी से बता दीजिए। और आपने यह भी सुना होगा सतीश धवन स्पेस सेंटर, आप ये भी बता दीजिए कि SDSC कहां है, VSSC कहां है। तो पहली पीढ़ी के हमारे जो साइंटिस्ट थे वो थे डॉक्टर साराभाई और उनकी लीडरशिप में इसरो वगैरह ने काम किया। उसके बाद आते हैं
प्रोफेसर सतीश धवन। और सतीश धवन के बाद में एपीजे अब्दुल कलाम ने जो ये पूरा का पूरा दारमदौर संभाला, उसके बाद भारत को पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ी। तो डॉक्टर कलाम जो है एक प्रोजेक्ट लीडर के तौर पे उनको नियुक्त किया गया। 8 अक्टूबर 1972 को उन्होंने पहली बार उत्तर प्रदेश में, आपको पता होगा बरेली शहर, बरेली वही जहां पर IVRI है ना, IVRI इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जहां पर पक्षियों और जंतुओं का रिसर्च होता है, दिल्ली से 6 घंटे की दूरी पर है ये लगभग। तो यहां पर इन्होंने जो है सफलतापूर्वक प्रणाली का साउंडिंग रॉकेट्स का प्रयोग किया। साउंडिंग रॉकेट के मामले में जो लो अर्थ ऑर्बिट में भेजे जाते हैं उसमें भारत नंबर 1 देश है। और आज भी आपने देखा होगा PSLV C-37 C-37 की मदद से हमने 104 सैटेलाइट भेजी थी, यस और नो। तो देखिए रॉकेट की उड़ान के लिए सबसे पहले SLV प्रोग्राम लाया गया, उसके बाद ASLV, राइट, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ASLV लाया गया। और भारत ने 18 जुलाई 1980 में श्रीहरिकोटा, जहां पर सतीश धवन स्पेस सेंटर है, राइट, श्रीहरिकोटा पुलिकट झील में, और यह कहां पर पड़ता है, आंध्र प्रदेश में, एकदम क्लियर। तो डॉक्टर कलाम को यहां पर एक राष्ट्रीय पहचान मिली और उसके बाद में उसी के लिए उन्हें 1981 में पद्म विभूषण मिला। अब यही जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है ना, इनमें जो हमने जो पहला व्हीकल था वो देखिए पहला 3 स्टेज था, फिर 5 स्टेज हमने ASLV निकाला, ASLV। तो देखिए इन्हीं को हमने कन्वर्ट कर दिया अग्नि मिसाइल में। तो अग्नि मिसाइल को कन्वर्ट करने का, और देखिए जब इनको ये मिसाइल्स छोड़ सकते हैं, जब इन्होंने अपने लॉन्च व्हीकल SLV, ASLV को सफलतापूर्वक बना लिया, तो तुरंत 1983 में इनसे रिक्वेस्ट करके DRDO में इनको बुलाया गया। और DRDO में इन्होंने जो 5 मिसाइल हैं जिन्हें हम लोग पटना मिसाइल कहते हैं, पटना मिसाइल, राइट, लो अर्थ ऑर्बिट, बिल्कुल सही है, पृथ्वी, आकाश, नाग, त्रिशूल और अग्नि, इनको बनाने में और भारत को एक डेटरेंस शक्ति प्रदान करने में मदद करी। तो देखिए यहां पर आपको ये जो डायग्राम दिख रहा है, मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि एपीजे अब्दुल कलाम सर क्या बता रहे हैं इंदिरा गांधी जी को, और प्रोफेसर सतीश धवन यहां पर साइड में खड़े हैं। अपने आप में ये एक एपिक फोटो है और ये यहां पर SLV-3 की ही चर्चा कर रहे थे। फाइनली देखिए अपने काम का नाम बहुत होता है, कल को यदि आप ब्यूरोक्रेट्स बनते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, तो आपको जो सबसे ज्यादा एडवांस डिपार्टमेंट है उसमें तुरंत बुला लिया जाएगा, बिकॉज आपको उस क्षेत्र का एक्सपीरियंस है। बस यही एक्सपीरियंस आपको समय समय पर अपने जो हथियार हैं उन्हें लगातार नुकीला करना है, ताकि क्या हो सके, आपको किसी भी एरिया में तुरंत बुलाया जा सके। तो देखिए यह HAL से शुरुआत करते हैं, क्योंकि HAL किसका पार्ट है, HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड। उसके बाद इसरो में इनको बुलाया जाता है, वहां पर इन्होंने लॉन्च व्हीकल बनाए। फाइनली 1983 में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, यहां पर इनको 5 मिसाइल, और अग्नि को ये फाइनली अग्नि 1 1989 में अग्नि 1 को सफलतापूर्वक इसका हमने परीक्षण कर लेते हैं। तो अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4 और अग्नि 5 आ गई आज की तारीख में। अग्नि 5 जो है किसकी लीडरशिप में था, टेसी थॉमस, शी इज द मिसाइल वुमेन, और हमारे कलाम साहब को मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। टेसी थॉमस ने अग्नि 5 को बनाया, और अब हम लोग अग्नि 6 पर काम कर रहे हैं, और इसकी जद में पूरा का पूरा चाइना आ सकता है। तो ये हर चीज को समय लगता है। मैं हमेशा एक डायलॉग देता हूं, धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। तो जब भी कोई काम होगा वो बहुत धीरे धीरे होगा हमेशा, ठीक है, ठीक है। VSSC तिरुवनंतपुरम, सोनिका कुमारी जी धन्यवाद, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया, वेरी गुड। तो धीरे धीरे क्या होता है, इनको बुला लिया जाता है DRDL में, DRDO में फाइनली आ जाते हैं प्रोफेसर रमन्ना। आपने इनका नाम नहीं सुना है तो मैं बता देता हूं, इंदौर के अंदर रमन्ना रिसर्च इंस्टीट्यूट है, और ये न्यूक्लियर जो नाभिकीय पार्टिकल्स होते हैं वहां उसकी रिसर्च होती है, ठीक है, कण भौतिकी की। तो प्रोफेसर रमन्ना ने फाइनली क्या होता है,
इनको बुलाते हैं और फाइनली इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए प्रस्ताव इनको रखते हैं। और देखिए इसके बाद में अब तो री एंट्री एक्सपेरिमेंटल लॉन्च व्हीकल, ऐसे व्हीकल जो एक्सो एटमॉस्फेयर में जाकर और बैक आते हैं और बिल्कुल सटीकता के साथ निशाना लगाते हैं। तो इन्होंने पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश, नाग का आपको सारे वर्जन पता है। आज तो हेलिना भी है, हेलिना हेलीकॉप्टर लॉन्च व्हीकल, हेलिना, नामिका नेवल लॉन्च, हेलिना हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जा सकता है नाग को, और एक बैटल टैंक को ध्वस्त किया जा सकता है, यस और नो। तो भारत को एक आधारभूत सिक्योरिटी और मिसाइल में इंटरडिपेंडेंट, आत्मनिर्भर बनाने का काम अब्दुल कलाम ने किया। न सिर्फ इन्होंने मिसाइल्स के क्षेत्र में इतने ज्यादा कंटेक्स्ट, इतने ज्यादा टेक्स्ट और बुक्स लिखी हैं जो भारत के विजन को प्रस्तुत करती है कि भारत को सभी क्षेत्र में कंप्लीटली इंडिपेंडेंट हो रहना चाहिए, किसी और पर इंटरडिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। इसीलिए मैंने इसका टॉपिक रखा है कि आत्मनिर्भर भारत के पक्षधर अब्दुल कलाम आजाद। और वर्ल्ड स्टूडेंट डे 15 अक्टूबर को इसीलिए मनाया जाता है, ठीक है। तो 16 सितंबर 1985 को ये टेस्ट करते हैं। देखिए IGMDP इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम की औपचारिक शुरुआत 1983 से होती है। और देखिए पहला मैंने आपको बताया था 1989 में अग्नि 1 पर सफलता प्राप्त हो जाती है। फायर एंड फॉरगेट, दागो और भूल जाओ वाली नाग मिसाइल सिस्टम, वह भी इन्होंने बना ली। तो अलग अलग प्रकार की मिसाइल्स क्यों चाहिए? क्योंकि अलग अलग डिमांड है। हम लोग दुनिया के दूसरे देशों की शक्तियां देखते हैं, उनके पास किस किस प्रकार के हथियार हैं, अकॉर्डिंगली हम अपने हथियारों को बनाते हैं। जैसे आपने देखा पिछले 35 डेज में, पिछले लगभग एक महीने में हमने 35 अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर लिए, मिसाइल को लेकर टेस्ट किए, बहुत सारे टेस्ट किए। क्यों? क्योंकि चाइना जो है वहां पर 60,000 से ज्यादा अपने आर्म्ड पर्सनल को लेकर बैठा है। और भारत के पास यदि एपीजे अब्दुल कलाम की दी हुई ये पॉलिसीज ना होती तो शायद हम लोग अपने आप को कहीं ना कहीं अछूता महसूस करते, राइट। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। तो डॉक्टर कलाम ने सरकार को प्रस्ताव दिया, उन्होंने स्वीकार भी माना, और फाइनली हम लोग ब्रह्मोस मिसाइल, अब देखिए ब्रह्मोस मिसाइल दुनिया की सबसे महान मिसाइल है, राइट। दुनिया की सबसे महान मिसाइल है ब्रह्मोस मिसाइल, ठीक है। और ब्रह्मोस मिसाइल जो है ये, अब तो हम ब्रह्मोस का सेकंड वर्जन लॉन्च करने वाले हैं। और ब्रह्मोस का ये जो वर्जन है, तो 1998 में भारत और रूस के साथ जो समझौता हुआ उसमें भी कलाम साहब ने संयुक्त प्रयास का किया। ब्रह्मोस के बाद टॉमहॉक मिसाइल ऐसी मिसाइल है जो दुनिया की सबसे तेज चलने वाली मिसाइल है ना। तो देखिए ब्रह्मोस का अब हम लोग एक वर्जन बना रहे हैं और बना भी लिया जो 400 किलोमीटर तक मार कर सकता है। इससे पहले तक हम लोगों के पास 290 किलोमीटर मारक क्षमता की थी। हम 300 किलोमीटर से ज्यादा रेंज की नहीं बना सकते थे क्योंकि 2 साल पहले तक हम लोग MTCR मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम में का हिस्सा नहीं थे। दीपक कुमार जी हेलो, कैसे हैं आप? तो एक ऐसा समय भी आता है जब भारत को, आपने पोखरण मूवी देखी होगी, वहां पर जो पोखरण मूवी है एक्चुअल में वो अब्दुल कलाम जी के ऊपर ही बेस्ड है। किस प्रकार से पूरी एक स्ट्रेटेजी के साथ में, राइट, एक पूरी स्ट्रेटेजी के साथ में एल शेप में एक ड्रिल किया जाता है और वहां पर जाकर हम लोग टेस्ट करते हैं परमाणु शक्ति का, और वो भी अब्दुल कलाम की लीडरशिप में ही हमने किया। और भारत को ऑपरेशन शक्ति के नाम से, ऑपरेशन लाफिंग बुद्धा तो 1974 वाला जो परमाणु परीक्षण था वो लाफिंग बुद्धा था, और ऑपरेशन शक्ति क्या था? ऑपरेशन शक्ति, दोनों याद रखना, ऑपरेशन शक्ति 2018 के तहत हमने आकाश में कोई सैटेलाइट यदि भारत के ऊपर निगरानी रख रही है और या फिर आकाश से कोई अटैक होता है हम पर स्पेस से, तो हम लोग उसको ध्वस्त कर दें। और वहां हमने पृथ्वी, तो देख लीजिए आकाश में जो हमने ए सैट को एंटी सैटेलाइट का परीक्षण किया था 2018 में, इसका नाम भी मिशन शक्ति था, और हमने उसको आकाश में पृथ्वी मिसाइल, और पृथ्वी मिसाइल किसके द्वारा बनाई गई? अब्दुल कलाम जी के द्वारा। तो देख लीजिए कहीं ना कहीं डिफेंस में हमको एक बहुत बड़ी
शक्ति संपन्न राष्ट्र के रूप में उभारने में मदद की है। यस, न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट पोखरण। तो आप सभी ने पोखरण मूवी देखी होगी, किस प्रकार से उन्होंने पूरे ड्रिल के साथ में, और एपीजे अब्दुल कलाम सर भी बिल्कुल किस तरह से जाते थे, हमेशा एक ड्रेस के साथ में, पूरे कोडिफाइड था पूरी तरह से ये। ठीक है, अब आपको यह भी याद रखना है 11 मई को, अब देखिए एक बात याद रखिए, इन्होंने परमाणु युक्तियों में भौतिकी, रसायन, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, अन्य सभी विधाओं में भी एक बहुत बड़ी महारत हासिल की थी। अब देखिए 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, तो देखिए 11 मई को वी सेलिब्रेट एज नेशनल टेक्नोलॉजी डे एंड नेशनल स्टूडेंट डे 15 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है, राइट। ठीक है, तो कार्य का सम्मान, इनको बहुत ज्यादा सम्मान मिला, इनको पद्म विभूषण, पद्मश्री और फाइनली भारत रत्न भी दिया गया। ठीक है, 1997 में एपीजे अब्दुल कलाम जी को भारत रत्न भी दे दिया जाता है। ठीक है ना। ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो सर्वोच्च पद के रूप में इनको सुशोभित किया और 18 जुलाई 2002 को 90% मतों के साथ उन्हें भारत का 11th प्रेसिडेंट के तौर पे चुना गया। अब देखिए 25 जुलाई 2002 में वो संसद भवन के अशोक हॉल में राष्ट्रपति पद की भी शपथ लेते हैं। तो देखिए एक कहां सुदूर दक्षिणवर्ती क्षेत्र से दिल्ली तक, और वहां पर प्रेसिडेंट बनना, पूरे भारत का प्रेसिडेंट बनना, ये अपने आप में एक अनूठी मेहनत का नतीजा है, विल पावर का नतीजा है और सेल्फलेस डिवोशन। आपको भी यदि एग्जाम क्लियर करना है तो बाकी सभी चीजों से दूर हटके सेल्फलेस डिवोशन, एपीजे अब्दुल कलाम जी की बात मैं इसीलिए आपको कन्वे कर रहा हूं कि आपको उनसे बहुत कुछ सीखना है, हम्बलनेस, ग्राउंडेडनेस। इसीलिए मैंने आपको वो वीडियो दिखाया था कि कैसे वो एक ग्राउंड पर बैठकर, एक फ्लोर पर बैठकर भी रिप्लाई दे रहे हैं एज ए प्रेसिडेंट होने के बाद भी। तो उनकी बहुत सारी किताबें, अभी मैं लास्ट में किताबों पर भी चर्चा करूंगा। ठीक है, तो इनको बहुत से पुरस्कार समय समय पर दिए गए। तो देखिए इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स का नेशनल डिजाइन अवार्ड दिया गया, एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा डॉक्टर बीरेन रॉय स्पेस अवार्ड दिया गया, एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा देखिए इनके लिए आर्यभट्ट पुरस्कार, जीएम मोदी पुरस्कार, राष्ट्रीय एकता, नेशनल इंटीग्रिटी के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 1997 में दिया गया और यहीं पर इनको भारत रत्न भी दिया गया। एकदम क्लियर, एकदम क्लियर। अब यहां पर आप देखते हैं, आप देखिए महान शख्सियत को, इनका जो महापरिनिर्वाण, मैं अब्दुल कलाम जी का जो ये अवसान था उसे महापरिनिर्वाण मानूंगा। आप लोग बोलेंगे भगवान बुद्ध और सब बोलते हैं महापरिनिर्वाण तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए होता है। दोस्तों किसी व्यक्ति ने अपने जिंदगी में अपने कर्मों को पूरी तरह से कर लिया और वो अपने संपूर्ण कर्मों का निर्वाह बिल्कुल आवश्यकता के अनुसार कर रहा है, इस पृथ्वी पर आने के बाद आप भी अपना कर्म कर रहे हैं, आप भी अपने माता पिता का नाम रोशन कर रहे हैं, तो इससे बड़ा महापरिनिर्वाण क्या होगा। तो 27 जुलाई 2015 को शिलोंग में जब वो एक अपना लेक्चर दे रहे थे, उस व्याख्यान में ही उनको एक तेज हार्ट अटैक आता है। तमाम कोशिशों के बाद बचाया नहीं जाता। उनकी जिंदगी में जो सादगी बेमिसाल थी, आदर्श मूलक तत्व, हाई आइडियल्स के जो कार्य हैं, वो आने वाले कई सालों तक, सदियों तक, कई हजारों सालों तक हमारे लिए प्रेरणा स्रोत रहेंगे। कहीं ना कहीं एक कर्म बल के बारे में बात करें तो हमें उनके जीवन से सीखना चाहिए। मैं हमेशा यह कहता हूं, भगवान राम से, ईसा मसीह से, मोहम्मद पैगंबर से, या जितने भी अन्य जो महान व्यक्ति हुए हैं, उनकी पूजा करने से ज्यादा उनके जिंदगी के कर्मों को, उनकी लाइफ स्टाइल को यदि हम लोग आत्मसातित कर लें, यदि हम उन बातों को अपने जीवन में ग्रहण कर लें बजाय पूजा करने के, तो हम बहुत महान हो जाएंगे। पूजा करने के बजाय उनकी चीजों को हमें आत्मसातित करना चाहिए। मन का फेरने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती है। यस और नो, एकदम क्लियर करिए। तो आज ये डिटर्मिनेशन ले लीजिए कि आप इस पूरी तैयारी में भरसक तरीके से जुट जाएंगे और सफलता अर्जित करेंगे। यस और नो।
तो मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, एक बहुत ही शानदार वीडियो में अंत में लेकर जाना चाहता हूं और फिर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात को अभी बताने वाला हूं, राइट। और वो क्या है दोस्तों, वो क्या है अभी बताता हूं। तो देखिए, एपीजे अब्दुल कलाम सर जब स्टूडेंट से बातें किया करते थे तो मैं उसको भी आपके साथ थोड़ा सा एक चीज शेयर करना चाहता हूं दोस्तों आपके साथ, राइट। जब ये प्रेसिडेंट के तौर पर रिटायर्ड हो गए थे, राइट, और इसके बाद में उनकी बुक्स के बारे में आपसे चर्चा करूंगा, एकदम क्लियर। सो वंस यू सी अ ड्रीम, ड्रीम्स विल ट्रांसफॉर्म इनटू थॉट एंड थॉट शुड बी ट्रांसफॉर्म इनटू एक्शन। सो दिस इज व्हाट यू शुड हैव अ ड्रीम एटलीस्ट, और ड्रीम होना बहुत जरूरी है। और हमेशा ड्रीम की सपने देखने की बात क्या करते थे कलाम से, और आप उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। मैं एक बार इसको अब कंक्लूड करता हूं। सो विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स, इंडिया 2020। विंग्स ऑफ फायर बहुत इंपॉर्टेंट थी, बहुत टेक्निकल लैंग्वेज में लिखा है, बहुत एडवांस टेक्निकल चीजें, बहुत सारे जो यंग एंटरप्रेन्योर्स थे साइंटिफिक एरियाज में, उन्होंने बहुत अच्छे से बुक को पढ़ा है, विंग्स ऑफ फायर। यस, एपीजे अब्दुल कलाम माय जर्नी, इनडोमिटेबल स्पिरिट, ऐसी स्पिरिट जो कभी खत्म ना हो, इनडोमिटेबल है ना, जिसे हराया ना जा सके। ट्यूटोरियल टर्निंग पॉइंट, इंस्पायरिंग थॉट, एपीजे अब्दुल कलाम के ऊपर कई सारी बुक्स भी लिखी गई हैं, गाइडिंग सोल, बियॉन्ड 2020। तो आप सोचिए कि बहुत बड़ा विजन था 2000 में, 1998 में अलग अलग बुक्स उन्होंने लिख दी थी, यस और नो। तो देखिए फाइनली आप उनसे बहुत कुछ चीज सीख सकते हैं, और इस बुक्स के साथ मैं भी आपको एक बुक्स लिस्ट के बारे में कंप्लीटली चर्चा करूंगा 8 AM पर। तो आप मुझे कल 8 AM पे जुड़ जाइए एंड आई विल हैव विद दिस लेक्चर। तो आपको संपूर्ण एक लेक्चर के बारे में पता चल जाएगा, एक लेक्चर में, कि आप कौन सी बुक, मैगजीन और न्यूज़पेपर फॉलो करेंगे और हमेशा एपीजे अब्दुल कलाम की तरह से जिंदगी जीने का प्रयास करेंगे, यस और नो, हमेशा हार्ड वर्किंग रहेंगे। सो टेक दिस प्लेज, आज का आज ये प्लेज लीजिए। वेरी गुड, ग्रेट टाइगर बोल रहे हैं, इन्हें ट्रस्ट से स्कॉलरशिप मिला था, बहुत बढ़िया। तो आप यहां पर अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, अनअकैडमी लर्निंग ऐप के कोर्सेज भी परचेस कर सकते हैं, डिफरेंट कोर्सेज आर देयर। मैं हमेशा आपको सजेस्ट करता हूं कि कोर्सेज लेने का फायदा यह है कि आप अन्य स्टूडेंट से ज्यादा टेक्निकल एज्ड होंगे, क्योंकि वहां पर एक कंप्लीट एनालिसिस के साथ हम लोग पढ़ाते हैं, एकदम क्लियर है। वो सेक्शन आपको एक कंप्लीट तैयारी के लिए वहीं पर आपसे क्या है, प्लस कोर्सेज में हम लोग बात करते हैं। तो लाइव स्ट्रक्चर्ड क्लासेस, अनलिमिटेड क्लासेस होती है, डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं, टेस्ट सीरीज, पीडीएफ सब कुछ मिलता है। सो आरपी सर 10, दिस इज माय रेफरल कोड, यू कैन इंस्टेंटली गेट 10% डिस्काउंट। और भी मैं कुछ मदद कर सकूं प्लस में, तो जरूर आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। ईएमआईज अवेलेबल है, और दिस इज 2 इयर्स का कोर्स लेंगे तो एक कंप्लीट तैयारी आपकी हो सकती है। आपको आइकॉनिक भी मिलता है, और आइकॉनिक में आपके साथ पर्सनल कोच होता है जो आपको एक कंप्लीट गाइडेंस देता है, राइट। उसके साथ में यदि आप मुझसे लेते हैं तो मैं भी आपको एक कंप्लीट गाइडेंस, टेलीफोनिकली आप मुझे कभी भी फोन कर सकते हैं, मैं जरूर आपकी हमेशा मदद करने को तैयार रहता हूं, और यदि नहीं लेते तो भी रहता हूं, तो आप मुझसे बात करके कोई भी सजेशन ले सकते हैं, एकदम क्लियर। पीपीटीज, पीडीएफ वगैरह सब लोग जो हैं आपको मिल जाएंगी, और 10% विल बी डिस्काउंट। मेरे बहुत सारे कोर्सेज आ रहे हैं, एनसीईआरटी का नया कोर्स आ रहा है। सो टुडे इज 15th October, नेवर फॉरगेट दिस वर्ल्ड स्टूडेंट डे, एपीजे अब्दुल कलाम एंड द इंस्पिरेशन, उनसे जो हमें प्रेरणा मिलती है उन्हें बिल्कुल भी लेना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस।